गुड मॉर्निंग कश्मीर में शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। हुकूमत ने टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है। मरकजी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया कि टीआरएफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दों की भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में असला और मंशियात की स्मगलिंग के अलावा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए नौजवानों को ऑनलाइन भर्ती कर रहा था। वजारत के मुताबिक शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का कमांडर है और इसे यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दिया गया है। वजारत के मुताबिक इस दहशतगर्द तंजीम की सरगर्मियां हिंदुस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है और इसके अराकीन और साथियों के खिलाफ बड़ी तादाद में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक और कदम उठाते हुए वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को दहशतगर्द करार दिया है। अबू खुबैब इस वक्त पाकिस्तान में एक इनफरादी दहशतगर्द के तौर पर रह रहा है। वो लश्कर तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। उसने सरहद पार एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। वो जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में लश्कर की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जिंदा करने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। खुबैब सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों, हथियारों और धमाकाखेज मवाद की सप्लाई और दहशतगर्दी की फंडिंग में भी मुलव्वस रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। टीआरएफ दहशतगर्द तंजीम को अब पाबंदी लगा दी गई है। आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा 2019 में 12 अक्टूबर को एक ग्रेनेड धमाका हुआ था यहां पे, जिसमें 8 सिविलियन जख्मी हुए थे जी। उसके बाद उसी दिन से एक नाम सामने आया था जो द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से, टीआरएफ के नाम से आया था। शुरू में ये हुआ था कि इसको लश्कर का ही फेस करार दिया गया था और जब भी पुलिस प्रेस नोट आता है तो उसमें लश्कर तैयबा ओब्लिग टीआरएफ करके आता है, क्योंकि एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज ये कहती थी कि ये लश्कर तैयबा का ही आउटफिट है जी। आज जब इसके फेसेस, पहले लश्कर तो पहले से बैंड है लेकिन टीआरएफ पे बैन लगा नहीं था इस तरह, तो क्योंकि ये समझा जाता था कि इसके फेसेस नहीं है। जब फेसेस सामने आ गए, सज्जाद गुल पिछली बार जो भी सिविलियन किलिंग्स हो गई उसके बाद से जो धमकियां आ गई, चाहे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं, चाहे यहाँ के जर्नलिस्ट की एक बड़ी लिस्ट निकाली गई, तो उसके बाद से सज्जाद गुल को 2022 में, सज्जाद गुल जो एक कमांडर माना जाता है इसका टीआरएफ का, उसको 2022 में डिजिग्नेट किया गया था टेररिस्ट। उसके बाद से ये अब इसको अब बाकायदा तौर पे नाम दिया गया है कि ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन असली इसका ओरिजिन जो बताया जा रहा है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो मानती है कि जब यहां पे एक अंग्रेजी नाम दिया गया पहले, अगर आपको याद होगा उससे पहले जो भी नाम होते थे, तो लश्कर तैयबा था, हिजबुल मुजाहिदीन था, सबका एक मजहब के साथ जोड़ा गया था। जैसे मुजाहिदीन करके जोड़ते थे या लश्कर करके जोड़ते थे। उसके बाद से जो जब 2019 के बाद मामलात बने तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ये सिक्योरिटी एजेंसीज मानती हैं कि उन्होंने एक नॉन रिलीजियस नाम ले लिया। पहली बार आपको लगा होगा कि इसका सीधे तौर पे जो नाम ही है वो एक अंग्रेजी में है, और दूसरा ये है कि ये एक नाम जिसका सीधे तौर पे कोई रिलीजियस नाम में कोई रिलीजन शामिल नहीं है। लेकिन तब से ही ये जानते थे कि ये लश्कर तैयबा के ही का ही एक गुट है जो सामने रखा गया है। असल में जो सिक्योरिटी माहिरीन मानते हैं, ये हुआ ये था कि एक कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसको एक होम ग्रोन मिलिटेंसी के नाम पे देने के लिए 2019 के बाद एक कोशिश की गई, क्योंकि फटाफ में पाकिस्तान का केस था, वो ग्रे लिस्ट में थे, एक प्रेशर्स पे थे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मजहब के साथ जुड़े हुए ये गुट हैं जैसे लश्कर है, उनको फंडिंग के नाम पे या उनको हथियार देने के नाम पे काफी प्रेशर पाकिस्तान पे बना हुआ था। तब इसका वजूद अमल में आया था
2019 में पहली बार सामने 2019 के जो वाकयात हुए थे आर्टिकल 370 हटने के बाद होम ग्रोन मिलिटेंसी को जब आप लोकल मिलिटेंसी को नाम देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ ये शामिल नहीं था कि आप टारगेट चुनते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज पे, बाद में हमले हुए सिविलियंस को उन्होंने साफ टारगेट। इसकी एक खास बात ये भी रही कि एक तो इसको एक नॉन रिलीजियस नाम दिया गया और दूसरा ये कि इसको इन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स पहले चूज किए। जैसे ग्रेनेड से इनकी आमद का शुरू हुआ जिसमें 8 सिविलियन जख्मी है। उसके बाद जब जो भी अटैक यहाँ माइनॉरिटी एम्प्लॉइज पे हुए या जो बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ आपको याद होगा नवीन निश्चल एक यहाँ पे एक बिजनेसमैन था जिस पे हमला किया गया और बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली। वो सॉफ्ट टारगेट्स भी इनकी एक पहचान थी। अगर आपको याद होगा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे MM नरवाने, उन्होंने कहा था ये रिवाइवल फ्रंट है, यानी मिलिटेंसी को एक अलग तरीके से रिवाइव करने का ही एक फ्रंट है जो सामने लाया गया है। बिल्कुल। मेहरान का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद आप इसके काफी सारे कमांडर्स हो गए जो यहाँ लोकल लड़के थे जिनको इनका सबसे बड़ा काम जो रहा वो इंटरनेट पे इन्होंने काफी काम किया। इंटरनेट पे लोगों को लड़कों को रिक्रूट करने के नाम पे, फिर उनको मिलिटेंसी लाने के नाम पे, और फिर जो ये ग्रेनेड थ्रोइंग्स हुए, पिस्टल अटैक्स हुए, इनके अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज मानती है मोडस ऑपरेंडी रहे। और सबसे जो खतरनाक सिक्योरिटी, माफ कीजिएगा शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम इस पाबंदी के हवाले से बात करें, क्या इससे असर पड़ सकता है, चाहे दहशतगर्दों की भर्ती के हवाले से बात करें या दहशतगर्दों की दरअंदाजी या पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में असला और मंशियात की जिस तरह से स्मगलिंग हम आए रोज देखते हैं, क्या इस पाबंदी से किस हद तक इम्कान है कि कुछ कदगने भी लग सकती है? देखिए, अगर आप बैन की बात करें, बैन तो एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट होता है। TRF पहले से ही टारगेट पे है सिक्योरिटी एजेंसीज के, और वो ये सब मानते हैं कि ये लश्कर तैयबा का ही आउटफिट है जी। फर्क इससे सिर्फ कागजों में पड़ने वाला है, और जो सजाद गुल है उस पर शिकंजा कर सकता है, या अबू खुतैब जो इनके लोग बाहर हैं उन पे शिकंजा कर सकता है। लेकिन वैसे भी ये इनको टेररिस्ट ही डिक्लेयर यहाँ पे करार दिया जाता है, और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये लश्कर तैयबा का ही एक आउटफिट है, उनका एक फ्रंटल फेस है। मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बता रहा था, और TRF के बारे में आपको बताऊं, ये फेसलेस मिलिटेंसी के लिए मशहूर है। फेसलेस, जब हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम आ गया, जब यहाँ पे डलगेट के पास एक हमला हुआ था, उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए TRF सबसे बड़ा खतरा इसलिए बना हुआ था कि इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो बताया जाता है कि वो दिन में अपना कारोबार करते थे, शाम में उनको एक टारगेट दिया जाता था, वो उस पे हमला करते थे, जिसको बाद में हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम पड़ा। बिल्कुल। समीर, आप हमारे साथ बने जो आई है हमारे साथ समीर भी जुड़े हुए हैं। शबीर, आप हमारे साथ बने रहे। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने और एक बड़ा कदम उठाया है, अबू खुबैब उर्फ दहशत को करार दिया गया है उन्हें, और वो पाकिस्तान में इस वक्त सरगर्म है, पाकिस्तान में इंफरादी दहशतगर्दी के तौर पर रह रहा है। और किस तरह का हुकूमत का मंसूबा रहेगा आइंदा कि इस तरह के जितने भी सर उठ के हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए? देखिए, सरकार जो है बहुत ही सीरियस हो गई है। अब देखिए, लगातार जो टारगेट किलिंग का सिलसिला अब जम्मू रीजन में भी बढ़ गया है। आपने देखा राजौरी में किस तरह से चीजें हो गई, किस तरह से वहां दहशतगर्दों ने 6 मासूम जानें ले ली। तो जो आतंकवाद है, हालांकि ये भी है कि 370 हटने के बाद या उससे पहले भी जो ऑल आउट चलाए गए, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन ऑल आउट चलाए गए, तो उसमें बहुत सारे कमांडर्स मारे गए, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिटेंसी का उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अभी भी आतंकवाद एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो उसको देखते हुए सरकार जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा संजीदा सीरियस हैं। और ये जो नया आज कदम उठाया गया है MHA की तरफ से TRF को बैन करने का, इससे लगता है कि बहुत हद तक, देखिए TRF जो है
सिर्फ ये टारगेट किलिंग ही नहीं करता था, सिर्फ ये आतंकवाद ही नहीं फैलाता था, लेकिन आतंकवाद को बढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट, जो नई-नई रिक्रूटमेंट्स करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू कर दिया था। और ये जो टीआरएफ है सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे ट्विटर के ज़रिए, चाहे ब्लॉग्स के ज़रिए, चाहे फेसबुक के ज़रिए, चाहे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसको यूज़ किया जाता था टीआरएफ की तरफ से। लोगों को प्रोवोक किया जाता था, लोगों को प्रोवोक किया जाता है, और खासकर यूथ को प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है। उनको गलत प्रोपेगेंडा यहाँ पे गलत तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है, सिक्योर नहीं है अंडर द इंडियन रिजीम। तो सारा प्रोपेगेंडा, सारा फेक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश टीआरएफ की तरफ से अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से की जाती है, और उसी ऑनलाइन मोड पे ही ये लोग थ्रेटनिंग भी देते हैं। देखिए, अगर आप देखें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम जी। कर रहे हैं, या वहाँ पे जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, या जो एम्प्लॉय जो बाहर के लोग हैं, तो उनको जो टारगेट किया गया वो टीआरएफ की तरफ से, उसमें टीआरएफ का नाम बिल्कुल। आया। और अगर आप पिछले साल की बात करें तो श्रीनगर सिटी में ही दो जो टीचर्स थे, जिसमें एक लेडी थी और एक जम्मू का रहने वाला था दीपक चंद, उनकी हत्या की गई। उसके बाद राहुल भट्ट हो, उसके बाद रजनी बाला है, पूरन चंद है, उससे बिल्कुल। पहले बैंक के जो मैनेजर थे विजय कुमार, या कितने भी लोग वहां के जो भी स्थानीय जो मासूम लोग, उनको भी बिल्कुल। निशाना बनाया गया। तो टीआरएफ का जो 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब 370 हटा, उसके बाद उसका वजूद में आया है। और ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा का कमांडर है, उसी ने ये आउटफिट बनाई है, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बहुत ज्यादा था, इंटरनेशनल दबाव लश्कर पर बहुत ज्यादा था। तो उसने अपना एक ऑफशूट यहाँ पे बनाया लश्कर टीआरएफ के नाम से, और को कोशिश की गई कि उसको ज्यादा फंडिंग दी जाए। और शब्बीर जिस तरह कह रहे थे, सही बात कह रहे थे कि उसको फेसलेस बनाने की, क्योंकि अगर कोई फेस बनता है या तो उस पर एक दबाव बन जाता है। जिस तरह हमने हिजबुल मुजाहिदीन का देखा 2016 में, जब बुरहान वानी, उससे पहले जी। 2014 से 2016 तक तो बुरहान वानी एक फेस बन गया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इतने सख्त कदम उठाए कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दिया गया। और उसके मैं आपको बता दूं, 2014 में एक फोटो आया था जिसमें जी। तकरीबन 11 कमांडर्स थे हिजबुल मुजाहिदीन के। तो जब सरकार के पास वो फोटो आए, जो पिक्चर आई, तो उसमें से 11 से 11 आतंकवादियों को, कमांडरों को फिर मार गिराया गया। जी। तो सरकार फिर ये जो आतंकवादी, उन्होंने समझा कि 2019 के बाद इसको फेसलेस बनाएंगे, हाइब्रिड के तरीके से इसको करेंगे। और टीआरएफ एक फेसलेस की तरफ चल रही थी, लेकिन फिर सज्जाद गुल, जिस तरह शब्बीर ने भी कहा कि उसको फिर ये पता चला कि वही एक्चुअल में कमांडर है, जो कि इसको जो पीओक्यू में है, और वही वहां से ऑपरेट करता है। तो अब जाके जिस तरह से टारगेट किलिंग्स भी टीआरएफ ने बहुत ज्यादा बढ़ाई है और बिल्कुल। बहुत ज्यादा चलाई है, तो उसके खिलाफ अब सरकार का एक सख्त रवैया है। और जब ये बैन हो रहा है, अब देखिए मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, उसमें टीआरएफ ने कितने ही लोगों को धमकाया, कितने लोगों की जान ली गई है। और जो भी सरकार के, देखिए रेजिस्टेंस फ्रंट क्यों नाम रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ ये अमल में आई है। तो जितने भी लोग, चाहे पुलिस एहलकार हो, सरपंच हो, पंच हो, एम्प्लॉयज हो, खासकर माइनॉरिटीज के लोग, उनको धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है। देखिए 2019 के बाद ही उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के जरिए, और बहुत सारे पुलिस कर्मी हैं या पंच है, सरपंच है, उनको निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी वर्कर को भी निशाना बनाना शुरू किया, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले थे। तो रेजिस्टेंस फ्रंट जो है टीआरएफ, इसमें एक हाईजैक कर दिया। हालांकि ये लश्कर का ही ऑफशूट है, लेकिन उसमें कोई स्थानीय लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोकल कमांडर्स हैं, कोई लोकल एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, जो कि रियाज नायकों की डेथ के बाद इधर उधर बिखर गए थे, वो पहले उनको सबसे बड़ा सेटबैक जब मिला था 2016 में, जब बुरहान वानी की किलिंग हुई थी। उसके बाद रियाज नायकू ने हिजबुल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल में जब रियाज नायकू को भी मार दिया गया, तो उससे कुछ लोग इधर इधर भागने लगे। तो वो भी फिर टीआरएफ में जो लोकल लोग थे, खासकर साउथ कश्मीर के, वो भी इस टीआरएफ में दाखिल हुए। तो टीआरएफ जो है वो लोकल और फॉरेन का एक नेशन है, कंट्रोल्ड बाय लश्कर। तो
तब से आज तक इन्होंने बहुत सारी किलिंग्स की हैं, बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है, हर एक कम्युनिटी के, और ज्यादातर जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉय, उनको भी निशाना बनाया। और ये अब सरकार ने फैसला ये किया है, उसके बाद लगता है कि उसमें बहुत कमी आएगी, बहुत उन पर दबाव बढ़ेगा, बहुत सारी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर शिकंजा कसेगा, और जो उसके कमांडर्स हों या एक्टिव बिल्कुल मिलिटेंट्स हों, समीर, उनको अगर हम देखें तो हम सरकार का जिस तरह से हम रवैया देख रहे हैं दहशतगर्दों की तंजीम के हवाले से, तो पूरी तरह से सरकार ने पूरे दमखम के साथ दहशतगर्दों को नस्तो नाबूद करने का पूरा अहद ही कर लिया है। तो इससे न कि मतलब आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि अगर आप अभी कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी बात कर रहे थे कि किस तरह से वो खौफजदा है, किस तरह से वो अपनी ड्यूटियों पे न जाते हुए अपने दूसरे मकामात पे रह रहे हैं ताकि वो खुद को किसी ना किसी तरह से सिक्योर फील कराए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमलों की वजह से, इस तरह से बयानबाजियों की वजह से न कि आम शहरी, न कि आम लोग, बल्कि पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाता है कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पर सरकार पूरी तरह से अहद ले चुकी है कि हमें इस तरह की तंजीमों को पूरी तरह से नस्तो नाबूद करना है। देखिए, जिस तरह से अब मैं एग्जांपल ही कर रहा हूँ कि कश्मीर वैली में जब टारगेट किलिंग्स हुई, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि हम वहाँ पे हालात को ठीक करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं हालात। देखिए, इससे प्रॉब्लम बढ़ गई है सरकार के प्रति। सरकार को भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, खासकर अपोजिशन इनको कटघरे में ले रही है। इसी तरह अब राजौरी में देखिए, वहाँ टारगेट किलिंग्स हुई हैं, तो सरकार को इस पे जवाब देना पड़ता है। तो ये एक चिंता का विषय है, और ये एक चिंता का विषय इसीलिए सरकार जो है अब एक्शन में आ गई है। टीआरएफ जो पहले बैन नहीं था, जब ये बैन होगा तो उसके पूरी चीजों को खंगाला जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी अब कार्रवाई करने की बात की जा सकती है। और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो मैकेनिज्म है, कहाँ से ये नेटवर्क इसका चल रहा है, उस पर ज्यादा शिकंजा कसेगा। और ये एक बड़ा कदम उठाया है एमएचए ने, और ये इसलिए उठाया है क्योंकि टीआरएफ एक बहुत ही एक थ्रेट बन गया है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर, आपका भी शुक्रिया। शबीर, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।